जो आप आशीर्वाद देने के लिए भाजपा को आए हैं, आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित बहनों भाइयों, आज जिस तरह से जनसैलाब माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि जो एटा रही है, वैसे तो पूरा प्रदेश उनकी कर्मभूमि है, लेकिन उस कर्मभूमि पर आप सबने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले चरण का जो दूसरा चरण हो चाहे तीसरा चरण हो, सभी में मिला करके जिस तरह से 2017 में प्रचंड बहुमत से 325 पार करके आपने सरकार बनाने का काम किया था, फिर से आप यहां से संकल्प लेकर जा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2017 के लिए, 2017 से पहले जिस तरह का समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडाराज, माफियागिरी, कब किसकी जमीनों पर कब्जे हो जाए, मकानों पर कब्जे हो जाए, और उस समय आपने एक नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी के शासन में गुंडे माफिया दिखाई नहीं पड़ते होंगे। यहाँ पर जो पटियाली का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, आप सबने देखा होगा कि किस तरह से गुंडे गुंडागर्दी करते थे, लेकिन गुंडे माफिया अब दिखाई तो नहीं पड़ते। अब गुंडे माफिया दिखाई तो नहीं पड़ते। तब मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धेय माननीय बाबूजी हमारे बीच में नहीं है। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का पहला शासन था 1991 का, उस शासन में और माननीय योगी जी के शासन में बहुत बड़ी समानता दिखाई पड़ती है। या तो माननीय बाबूजी के शासन में गुंडे माफियाओं का हाल हुआ था, और या फिर माननीय योगी जी के शासन में गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया है। किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? एक कदम आगे बढ़ करके माननीय योगी जी के शासन में 2 बुलडोजर का लगातार आप चर्चा सुनते हैं। वो एक बुलडोजर जो गरीबों का खून चूसकर अवैध कमाई करके जो ऐसी बिल्डिंगें बनाते थे उस पर चलता है, तो दूसरा बुलडोजर सड़कों पर विकास के लिए चलाने का काम करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं संक्षिप्त में, हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेना है, सुनना है। तो 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, आपने जिस तरह से सरकारों को बनाने का काम किया है, भाजपा का कमल खिलाने का काम किया है। जिस समय 2017 का चुनाव चल रहा था, उस समय हम और हमारे नेता कहते थे अब 265 प्लस, लेकिन आप कहते थे अब की बार 300 पर, अब की बार 300 पर। तब मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अखिलेश यादव उस समय राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं, कहते हम सरकार बनाएंगे, ये 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और आपकी 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। सम्मानित बहनों भाइयों, 2019 के चुनाव से पहले उनकी जोड़ी बिखर गई, टूट गई, और बहन जी के पास पहुंचते हैं, बुआ जी हम और आप मिलकर के 2019 का चुनाव लड़ेंगे तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से मुंगेरी लाल के सपने समय अखिलेश यादव देखते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, कि 400 से ज्यादा जीतेंगे, तब मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, उनके लिए पता नहीं है कि 403 तो टोटल सीटें हैं, लेकिन भाजपा ने कभी 400 पार करने की बात नहीं कही। हमने, हमारे नेताओं ने 300 पार करने की बात की, और 300 पार 301 से लेकर 399 तक होती हैं। कहीं भी हम जा सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह और जो भाजपा के कार्यकर्ता, ऐसे देवतुल्य निष्ठावान कार्यकर्ता, आप जैसे समर्थक जो लगातार भाजपा का काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये बरसाती मेंढक की तरह से चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, चुनाव के बाद पता नहीं चलता कहां जाते हैं। तब सम्मानित साथियों, 2019 में उन्होंने कहा 80 में से 80 हम जीतेंगे, लेकिन 64 सीटों पर कमल खिलाने का काम आपने किया था। थोड़े दिन में बुआ भतीजी की जोड़ी टूट गई, और इतना ही नहीं, 2022 में फिर से एक लोक दल के नेता के साथ में कहते 2 लड़कों की जोड़ी फिर कमाल करेगी।
सम्मानित साथियों, ये दो लड़कों की जोड़ी भी ज्यादा चलने वाली नहीं है। आने वाले समय में जब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी तो ये दो लड़कों की जोड़ी भी टूटती दिखाई पड़ेगी। तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, आज हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार में जिस तरह से बिना भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, नीचे तक देने का काम किया है, चाहे गरीबों को आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बिजली की रोशनी हो, और चाहे घर घर में राशन पहुंचाने की बात हो। और राशन हमने एक महीने में दो बार देने का काम किया है। और इस बार तो माननीय योगी जी ने राशन के साथ साथ नमक भी देने का काम किया है। क्या नमक भी देने का काम किया है? तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि नमक खाने के बाद लोगों को याद रहता है कि हम नमक किसका खाए हैं। तब मैं यहां से आपसे संकल्प के साथ कहना चाहता हूं, जितने यहां पर जितनी सीटों के, जितने विधानसभाओं के लोग आए हैं, हम संकल्प लेकर जाते हैं कि अपनी अपनी विधानसभा में कमल खिलाएंगे। जोर से बोलिए, कमल खिलाएंगे। भाजपा की सभी सीटों को जिताएंगे, भाजपा की सभी सीटों को जिताएंगे। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये लोकदल, सबकी जमानत जब्त कराएंगे, जमानत जब्त कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। जरा जोर से बोलेंगे एक बार, बोलो भारत माता की। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। चारों ओर उजाला है क्योंकि मोदी और योगी का जमाना है। मित्रों, मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज के इस चुनावी सभा में मंच में अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, बीएल वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के कासगंज सदर से प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, अमापुर से विधायक प्रत्याशी हरिओम वर्मा जी, पटियाली से प्रत्याशी ममतेज साक्य जी, एटा से विपिन कुमार डेविड जी, अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर जी, मारहरा से बीरेंद्र सिंह लोधी जी, जलेसर से संजीव दिवाकर जी, कायमगंज से डॉक्टर सुरभि, विधायक कायमगंज अमर सिंह खटेक जी, प्रत्याशी शेखोपुरा से धर्मेंद्र साक्य जी, जिलाध्यक्ष कासगंज केपी सिंह सोलंकी जी, जिलाध्यक्ष एटा संदीप जैन जी, जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद रुपेश गुप्ता जी, हर्षवर्धन आर्य जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान विष्णु के पावन धाम सोरो की इस धरती को, जिस पर भगवान के तीसरा अवतार 12 अवतार के रूप में अवतरित होकर के धरती माता का उद्धार किया था, इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देकर के
यहां के समग्र विकास के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और अब मैं कह सकता हूं, जैसे अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को पूरा करते हुए भारत की आस्था को सम्मान दिया जा रहा है, जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ के पावन धाम के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भव्य धाम के निर्माण के कार्य को संपन्न किया गया है, जैसे मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस पुरातन धाम को सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे ही सोरो का भी समग्र विकास होगा और कासगंज जनपद भी विकास के एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, आज पटियाली में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साफ कहनी है, और वे बातें हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह भाई, ये तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फर्रुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, आप सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो ये लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे कि ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना अब आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन नहीं, थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं भाइयों बहनों। दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी यहीं जाएगा। सहमत हैं सभी लोग? सभी लोग मानते हैं ना कि वोट भी वहीं जाएगा? भाइयों बहनों, हम लोग आज अभिभूत हैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। भाइयों बहनों, ये यहां इस समुद्र की लहरें ऐसी न मारें, अपनी जगह खड़े रहें आप लोग। भीड़ ज्यादा हो गई मैं जानता हूं, लेकिन जो जहां है वहीं पे रहेगा तो धक्का मुक्की नहीं होगी। आराम से रहिए, थोड़ा पीछे पीछे रहिए, थोड़ा पीछे पीछे हट करके आगे आने का प्रयास न करें, थोड़ा पीछे पीछे चले जाएं, थोड़ा इधर भी पीछे पीछे चले जाएं। पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। आराम से आप सुनेंगे भी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मैं इसीलिए अपना भाषण पहले कर दे रहा हूं, जिससे मंच के लोगों को मैंने पहले सभी पदाधिकारियों को बोल दिया था कि सब अपना भाषण कर दीजिए। मैं आऊंगा, मैं अपना भाषण करूंगा और जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए सीधे मैं उनको आमंत्रित करूंगा भाषण देने के लिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी, आज जब वो सपना साकार हो रहा है
तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना। राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, यही फर्क है। पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा ये कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। जब बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है। ये बुलडोजर की गति ऐसे चलती रहनी चाहिए ना। सहमत हैं भाइयों बहनों? 5 साल पहले एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा लाई गई। इन 5 वर्षों में हर एक जनपद को उसकी पहचान दिलाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारी सरकार ने फैसला किया। पहला फैसला था, सरकार का पहला फैसला था, और भाइयों बहनों वह था प्रदेश के अन्नदाता किसानों का फसल ऋण माफी का। 86 लाख किसानों का 86 लाख किसानों का
36,000 करोड़ रुपए के कर्ज के माफी के कार्यक्रम को सरकार ने पूरा किया था। भाइयों बहनों, एक तरफ 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी और दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों को बंद करना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। फर्क साफ है ना? फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का नारा को सार्थक करती है, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान, नौजवान और बेटियों के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के अपने शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास का कार्य कराया। क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, अब तो हमारी सरकार प्रदेश में मुंबई की फिल्म सिटी को लेकर के भी आ रही है। फिल्म सिटी के आने से आप खुश होंगे ना? यहां के नौजवानों को फिल्मों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। सभी लोगों को, कितने नौजवान फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ये तो पूरा कासगंजी फिल्मों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से जरूर करूंगा कि वे जरूर फिल्मों में काम करने के लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस सदी की महान गायिका, जिनका अभी दुखद निधन हुआ है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में भी प्रदेश के अंदर एक एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करने के लिए निश्चय लिया है। जो संगीत को, परंपरागत संगीत को, रंगमंच के कलाकारों को और हर विधा के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मंच का कार्य करेगा, और उस एकेडमी में प्रशिक्षण के साथ साथ हर एक नौजवान को आगे बढ़ने की भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आप सबके साथ मैं अपील करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, मुझे आप सबसे अपील करनी है और ये कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकार के समय भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को मकान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिला सुरक्षा और महिला गरिमा तार तार होती थी। हमारे समय में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाओं के कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संचालित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में आज तो प्रदेश के अंदर महिला गरिमा के प्रतीक 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। भाइयों बहनों, पहले उपचार नहीं मिल पाता था, आज तो हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भाइयों बहनों
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ साथ 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 1 करोड़ गरीब महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। और यही नहीं, 2 करोड़ 54 लाख भाइयों बहनों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रही है, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी की है। गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचा करके एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम भी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था को सम्मान देने का काम भी किया है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, महोत्सव के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सेफई महोत्सव होता था। सेफई महोत्सव, न उसमें भाव थी, न भाषा थी, न उसमें राग था, न रंग था। और सेफई महोत्सव आयोजकों को स्वयं नहीं पता था कि इस महोत्सव के पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी और रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। प्रयागराज में भव्य दीपावली, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। तो काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन भी होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के नौजवानों को पूरा अधिकार मिल रहा है। और एक तरफ सबको सम्मान, सबको सुरक्षा के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो कभी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके लिए भी आज सरकार और पुलिस स्वयं खतरा बन करके उनके लिए स्वयं एक नया अलर्ट जारी कर दिया है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं की सफाई के अभियान को भी देखा होगा। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि कैसे माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। और आज उस अभियान को जिस तत्परता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आज देखने को प्राप्त हो रहा है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल तक बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। और आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, सरकार के हाथ में 2 चीजें साफ हैं। एक हाथ में सरकार के हाथ में, डबल इंजन की सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है, जो बिजली दे रही है, हर घर नल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है,
उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा, तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। और आज उसी संकल्प को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन यहां पर अपने प्रत्याशी जो उतारे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, और इसमें कासगंज से श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, सामने आते जाओ भैया, अमापुर से हरिओम वर्मा, पटियाली से श्री ममतेज साक्य, एटा से विपिन कुमार डेविड, मरहरा से वीरेंद्र सिंह लोधी, अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर, जलेसर से संजीव दिवाकर, कायमगंज से डॉक्टर सुरभि, भारतीय जनता पार्टी के ये सभी प्रत्याशी, इनको सबको जिताने में आप सब सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों ये सभी अपना धर्मेश साक्य, ये सभी लोग हैं, ये लोग हाथ, ये दोनों का हाथ जोड़ रहे हैं। आप आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ खड़ा करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ चुके हैं और नारा लगाएंगे, योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ताली बजा के, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अब आपके बीच में स्वागत करने माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए हैं, और अभी मोदी जी को लेकर आ रहे हैं। ये तीसरा हेलीकॉप्टर आ गया माननीय प्रधानमंत्री जी का। सभी लोग आने के बाद सभी लोग व्यवस्था बनाए रखेंगे और जोर से नारा लगाएंगे, योगी मोदी, योगी। ये नारा 5 मिनट तक लगना चाहिए आने के मंच पे आने के बाद, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, तीसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया। कैसे बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी मंच पे आएंगे? जरा बोल कर बताओ, जल्दी बोल कर बताओ, कैसे बोलोगे? इधर के लोग कैसे बोलेंगे? योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले 5 साल में क्या अंतर आया है? पहले लोग शाहरुख खान और सलमान के फैंस होते थे, अब मोदी और योगी के फैन होने लगे हैं। बोलो ये बात सही है क्या गलत है? सही है ना सही है? अरे दुश्मन छाती पीट रहे हैं क्योंकि 2022 में फिर से योगी जीत रहे हैं। दुश्मन छाती पीट रहे हैं क्योंकि 2022 में फिर से योगी जीत रहे हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, फिर एक बार कहना चाहता हूं कि योगी और मोदी के विरोधियों में क्या हो गया है? मेल हो गया है। इसलिए मम्मी का पप्पू, योगी मोदी के विरोधियों में मेल हो गया है, इसलिए मम्मी का पप्पू। योगी मोदी जिंदाबाद। कैसे? ऐसे नहीं, ताली बजा के स्वागत करना है योगी मोदी का। और क्या बोलना है? योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। साथियों, हम सब धर्म युद्ध के साथ हैं। हम सब देश के चौकीदार हैं और मैं भी चौकीदार हूं और आप भी चौकीदार हैं। इसलिए जो चौकीदार है उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे मित्रों, आज विपक्ष अनाथ हो गया है। क्या हो गया है? अनाथ। कैसा हो गया है? अनाथ। और हमारे साथ हैं भोलेनाथ। भारतीय जनता पार्टी नाथों की पार्टी है। हमारे साथ अनेक नाथ हैं। देश के राष्ट्रपति कोविंद रामनाथ हैं, देश के गृह मंत्री राजनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा मित्रों, साइकिल खड़ी नुमाइश में। कहां खड़ी है? साइकिल खड़ी नुमाइश में। और बाबा आएंगे 22 में। अरे अखिलेश जी, फिर ट्राई करना 27 में। मेरे मित्रों, कैसे सौंप दें अखिलेश जी आपको ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का? अरे हमने समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखा है झंडा पाकिस्तान का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वक्त बहुत कम है। चुनाव क्या तारीख का है? चुनाव क्या तारीख का है? आज तारीख है 11, एक हफ्ता बचा है। तो मैं कहता हूं वक्त बहुत कम है, जितना दम है पूरा लगा दो। कुछ लोगों को हम जिताते हैं, बाकी लोगों को आप जिता दो।
जिताओगे नहीं जिताओगे? 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 कमल का बटन दबाओगे? कमल का बटन दबाओगे? फिर मैं कहता हूं योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी, योगी। अब ये आवाज मेरी तरफ से नहीं आनी चाहिए, आपकी तरफ से आनी चाहिए। बोलिए योगी। आप बोलो मोदी। जरा 2 मिनट बोल के सुनाओ मुझे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद। जरा 2 मिनट जरा सुनाइए जरा मुझे कैसे बोलते हैं योगी मोदी जिंदाबाद। मैं खामोश हूं। जिंदा जी को जरा इधर धक्का मुक्की ना करें। हाँ, धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, वरना मोदी जी चले जाएंगे। हाँ, हल्ला नहीं करना, केवल नारा लगाना है, योगी मोदी जिंदाबाद लगाना है। ठीक है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। और जब योगी जी के साथ मोदी जी मंच पे आएंगे तो क्या बोलेंगे जरा बताना मुझे। अरे इधर के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? बोलो ना, आप भी बोलो मेरे साथ, दोनों साथ साथ बोलो और पीछे तक बोलो। हाँ, ठीक है ना। चारों ओर उजाला है, क्योंकि योगी और मोदी का जमाना है। आप देश की माटी में पले भारत के कमल हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का मिला है आशीर्वाद, इसलिए आप अटल हो। वीर सावरकर, कुशाभाऊ ठाकरे के संस्कार हैं, इसलिए आप राष्ट्र के पटल हो। आप केवल भारत माता के लाल नहीं, 130 करोड़ जनता के आप सबल और बल हो। इसलिए भारत माता विश्वगुरु बन जाए, यही आपका आत्मबल हो। बोलो भारत माता विश्वगुरु बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अरे जोर से बोलो, भारत माता विश्वगुरु बनेगी तो पूरी दुनिया में राज होगा। बोलो भारत माता विश्वगुरु बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? एक और बात मैं आपसे कहता हूं, लगाकर आग बचपन और जवानी की खुशियों में हम सब ने ये शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो कह देना ये दीवाने बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, ये दीवाने बीजेपी वाले हैं। साथियों, सपा, कांग्रेस और लोकदल मिल गए हैं, ये सारे के सारे फ्यूज बल्ब हैं, और योगी और मोदी हैलोजन के बल्ब हैं, हैलोजन के। ये सूर्य के प्रकाश की तरह तेज हैं, जिनका नाम मोदी है, और 2022 में जो सरकार बनाएंगे वो आप सब मिनी अटल और मिनी मोदी हैं। बोलो सरकार बनाओगे ना? 2022 में सरकार बनाओगे ना? भाजपा की सरकार बनाओगे ना? मेरे युवा साथी सब मिलकर सुबह उठकर अपने घर से वोट निकालकर, गली मोहल्ले से वोट निकालकर बूथ तक ले जाएंगे ना? अरे कौन कौन बूथ तक वोट ले जाएगा? जरा हाथ उठाओ। सभी ले जाएंगे ना? और जब बूथ तक आप सभी वोट को ले जाएंगे
तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी दल हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बोलो, विपक्ष की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जब होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बोलिए, बननी चाहिए ना? क्योंकि ऐसा चौकीदार जाग रहा है। बोलो, अगर कोई गुंडागिर्दी करे तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेक भी आतंकवाद और गुंडागिर्दी करे तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पुलवामा का जैसे बदला लिया है और आधी रात में एयर स्ट्राइक की है, अगर कोई भी गुंडागिर्दी करेगा या आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो फिर रात के अंधेरे में 12 बजे फिर एयर स्ट्राइक हो जाएगी। ये भाजपा है। मेरे मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनका स्वागत आप सबके द्वारा होगा। अरे भैया, क्या हो रहा है? ये धक्का मुक्की मत करो, चोट लग जाएगी। अरे धक्का मुक्की मत करो, चोट लग जाएगी। अरे भाई, व्यवस्था बनाए रखो, आपके प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री किनके हैं, जरा हाथ उठाओ। हमारे हैं कि नहीं? इसलिए धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, बस शांति शांति। हाँ, ये व्यवस्था ठीक है। आप व्यवस्था ठीक है। आप सबको बधाई। मेरे इधर दाईं और जो खड़े हैं कार्यकर्ता बंधु, इन सबको बधाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री किनके हैं? हमारे प्रधानमंत्री किनके हैं? प्रधानमंत्री किनके हैं? और हमें उनको सुनना है ना। आज बहुत बढ़िया बोलेंगे। बहुत सुंदर बोलेंगे। आज उनकी वाणी में कोकिला का स्वर होगा और मेरा भारत महान होगा। इसलिए कहता हूं, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बहन मायावती काशीराम की नहीं हुई तो अखिलेश यादव की क्या होंगी? और अखिलेश अपने बाप के नहीं हुए तो ये लोकदल के क्या होंगे? ये दोनों अपनों के नहीं हुए तो ये देश के क्या होंगे? ये सब आपको मालूम है। देश को लूटने वालों का जो गैंग बन गया है, उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, सुनो अखिलेश जी, कछु दिना की बात है। अरे मारे मारे डोलोगे और दिन में करोगे हेरा फेरी, रात में भैंसे। ठीक है ना? योगी मोदी जिंदाबाद। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जरा एक सॉन्ग सुनाओ, जरा एक सॉन्ग सुनाओ, एक सॉन्ग सुनाओ। ठीक है, आ गए। हाँ देखो भैया, देखो आपका टाइम आ गया। योगी मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, जोर से बोलेंगे योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी, मोदी मोदी, ऐसे ऐसे, मोदी मोदी मोदी, योगी मोदी, मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। बोलो भारत माता की,
भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर चढ़ रहे हैं, जरा ताली बजाना शुरू करो। और क्या कहा था, बोलना है योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी 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 योगी योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। मेरे मित्रों, बोलो भारत माता की, 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 भारत माता की। मेरे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि जैसा मैंने कहा था, जरा करके दिखाओ, जरा क्या क्या करना है, जरा बोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या थक गए? अरे 4 घंटे में मैं नहीं थका तो आप कैसे थक सकते हो? योगी भैया, यहाँ थोड़ी व्यवस्था बना के रखेंगे, ठीक रहेगा। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, देखो धक्का मुक्की और ठीक नहीं है, व्यवस्था बना के रखो। हाँ, ये व्यवस्था बना के रखो। हाँ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे योगी, अरे मोदी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अरे भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं, मंच की दाईं ओर जो कार्यकर्ता हैं वो जरा व्यवस्था बनाए रखें। ये मुझे भी मालूम है कि जगह थोड़ी कम होने। भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। हम सबके प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी आ चुके हैं। योगी जी का आपने भाषण सुना था, सभी लोग जोर से बोलते रहेंगे, योगी मोदी, योगी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अरे काम करो ना। हाँ, जो राम को लाए हैं जल्दी।
से जिंदाबाद। हिंदुस्तानियों का नारा है, हिंदुस्तानियों का नारा है, मोदी योगी सबको प्यारा है, मोदी योगी सबको प्यारा है। जैसे राम को मिले हनुमान, जय श्री राम। जैसे राम को मिले हनुमान, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए। अब होगा हर समस्या का समाधान, अब होगा हर समस्या का समाधान, क्योंकि मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए। मोदी योगी के मिलने से तस्वीर बदल रही है, देशवासियों के सच में तकदीर बदल रही है। बंद करो, बंद करो। देशवासियों के बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, 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 भारत माता की। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, आज 11 फरवरी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि करें। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये गंगा जल देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री BL वर्मा, श्री राजू भैया बड़ा भगवान की प्रतिमा भेंट करेंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने वचनों से स्वागत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, केंद्रीय मंत्री
और इस क्षेत्र के प्रभारी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशीगण श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, ममतेज साक्य जी, विपिन कुमार डेविड जी, वीरेंद्र सिंह लोधी जी, सत्यपाल सिंह राठौर जी, संजीव दिवाकर जी, डॉक्टर सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में उपस्थित कासगंज, एटा और आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं इस पवित्र धाम सोरो धाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कल प्रथम चरण के मतदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रथम चरण में डबल इंजन की सरकार के समर्थन में प्रदेश के 58 विधानसभा सीटों पर कल जिस उत्साह के साथ मतदाता भाई और बहनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास सुशासन के अभियान को अपना समर्थन दिया है, वह अत्यंत अभिनंदनीय और अभिभूत करने वाला रहा है। आज जब तीसरे चरण के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का अपने आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोरो भूमि पर यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज देश हर एक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह विकास का मामला हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल, जिस क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले एटा, कासगंज, हाथरस, फर्रुखाबाद, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सरकार 5 साल पहले थी, उनसे जुड़े हुए गुंडे अपहरण करके इसी क्षेत्र में लेकर के आते थे और फिरौती के बाद फिर यहां पर निर्दोष व्यापारी और नागरिकों की हत्याएं करते थे। आज इसी क्षेत्र में आपराधिक आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर की स्थापना भी यहां पर हो गई है और विकास के साथ साथ सुरक्षा के जिसे बेहतर वातावरण को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, उस अभियान के साथ आज आस्था का भी सम्मान करने का कार्य हो रहा है। सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने का कार्य हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों के विकास का हो, अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम के रूप में देश और दुनिया को एक भव्य धाम कैसे बना करके दिया जाना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज जब भारतीय जनता पार्टी 2022 के इस विधानसभा चुनाव में आप सबसे
समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए, अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है कि हमने जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कासगंज की इस पटियाली विधानसभा सीट पर यहां पर आए हुआ है, इस अवसर पर अभी हाल ही में हम सब ने देखा है 2020 5 अगस्त की तिथि, जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। पूरी दुनिया अभिभूत हुई थी और सबने हाथों हाथ प्रधानमंत्री जी के हाथों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए देखा था, उसका अभिनंदन किया था। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन रामचरितमानस को मधुर स्वर देने वाली इस सदी की प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, वे दुखद निधन उनका भी हाल ही में हुआ है। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। प्रदेश के अंदर लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच के लिए उसे और लोकप्रिय बनाने के लिए अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे और प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन फिल्म सिटी में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु राम की इस महान भक्त को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि के ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भी लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर होना चाहिए। यह सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जब महाराष्ट्र और गोवा से जुड़े हुए देश के वे सभी लोग जो लता मंगेशकर जी का सम्मान रखते हैं, उन सभी की भावनाओं के अनुरूप आज जब इस संकल्प के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे यह घोषणा करते हुए भी अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम इस रूप में लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से देश के अंदर सुरक्षा, देश के अंदर विकास और देश के अंदर सुशासन का बेहतर माहौल देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर से कासगंज की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, मैं इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कासगंज और यहां से जुड़े हुए आप इन सभी मतदाताओं को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। यहां अनेक जिलों से आप डबल इंजन आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी नजर जहां पहुंचती है
उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया। तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आए को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा। भैया प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की,
पिछड़ों की जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गोर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा, वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई, आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह ना आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे। ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महीनों से मुफ्त राशन दे रही है और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है, जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था। हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए निकला राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है। राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है। डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बाहर रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों, साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं।
ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे, और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है, और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। साथियों, इस क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था, उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है, और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया, उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते हैं खेलते रहेंगे, लेकिन अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार भीतर भ्रष्टाचार। विकास करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि 4 साढ़े 4 साल दुनिया भर में घूमते रहो, फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो, गायब हो जाओ, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, और चुनाव के 6 महीने पहले आकर के टपक जाओ और लोगों को भड़काने के लिए कोशिश करो। लेकिन देश समझ चुका है पहले का जमाना नहीं रहा है। भाइयों बहनों, जिनका जनता से सरोकारी नहीं हो, जिसके मन में जनता की सेवा की भावना नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते हो, वो यूपी का विकास कैसे करेगा? और ये बात उनको पूछनी चाहिए।
आज किस यूपी वाले को गर्व नहीं होगा कि उनके मुख्यमंत्री पर कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक इस बात का गर्व करेगा कि पिछले कई दशकों से चारों तरफ जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकारों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, विरोधियों ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की है। यहां पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर कैसे कैसे आरोप है, ये यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, जहां डर होता है, जहां अपराध होता है, जहां माफिया राज होता है, फिरौती छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है, और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह काम योगी जी ने किया है भाइयों। आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छी स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। मां बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस से मैं भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कर रहे हैं, हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े, बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे, उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश। भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए,
छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा। ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साहब पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें। ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है। भाई, ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है। भाइयों, पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए
आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहनों। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा। अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है, देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई। कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है इसकी चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1 लाख करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाते हैं और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों। और सरकार ने भी किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। भाइयों और बहनों, खेती की तरह ही डबल इंजन की सरकार ने लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को बचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया है, कोशिश की है। कोरोना काल में करीब करीब 2.5 लाख छोटे उद्योगों को दी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए छोटे छोटे स्थानों पर काम करने वाले लोगों को उसके कारण बहुत बड़ी मदद मिली है। और उसके कारण हर कारखाने में 2, 5, 7, 10, 15 लोग जो रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित किया है। एक रिपोर्ट में ये बात बहुत उभर करके आई है कि सरकार के इस प्रयास की वजह से लघु उद्योगों में कम से काम करने वाले 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाने से बच गया। 1.5 करोड़ लोग यानी 1.5 करोड़ परिवार यानी करीब 6-8 करोड़ नागरिकों को की मदद मिली है। 13 लाख से ज्यादा लघु उद्योगों को हमारी सरकार ने बंद होने से बचाया है। इस संकट के काल में इतना बड़ा काम हुआ है। केंद्र सरकार की योजना की वजह से यूपी के लघु उद्यमियों को भी करीब 19,000 करोड़ रुपया मिला है, ताकि हमारे गरीब की रोजी रोटी चालू रहे, हमारे देश में उत्पादन का काम चलता रहे। साथियों,
आज यूपी के लोगों के पास डबल इंजन की ऐसी सरकार है जो लोकल के लिए वोकल है। योगी जी ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है, आज चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है। इससे हिंग, चूड़ियां, कपड़े, फर्नीचर ऐसे उत्पादों को भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने एक ग्लोबल लेवल के मार्केट की संभावनाएं पैदा की है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के लिए जो सुरक्षा कवच दिया है वो पहले कभी नहीं था। हमारी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को 4 लाख रुपए तक के जीवन और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी है। 4 लाख। भाइयों बहनों, 60 वर्ष का होने के बाद गरीब को पेंशन का सहारा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी पेंशन योजना भी लागू की है। भाइयों बहनों, इस योजना के तहत गरीबों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा है। बुढ़ापे में गरीब को रोजी रोटी की तकलीफ न हो, इसकी व्यवस्था है। आज करोड़ों किसान, हमारे खेत मजदूर, घर में काम करने वाले, हमारे खेत में काम करने वाले साथी, रिक्शा चलाने वाले हमारे गरीब भाई बहन, टैक्सी के ड्राइवर के रूप में काम करने वाले हमारे भाई बहन, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे छोटे भाई बहन, ये सारे लोग इस योजना से जुड़े हैं। और हमारा गरीब भाई वो सशक्त होगा तो वो भी गरीबी को परास्त करके रहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। पहली बार देश के असंगठित क्षेत्र को, करोड़ों श्रमिकों को हमने श्रम कार्ड दिया है। पहली बार देश में रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें मदद दी जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के इस समय में यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को भी मिला है। भाइयों बहनों, गरीबों की सरकार जब होती है तो वो इसी प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को काम करते हुए इसी रास्ते पर काम करती है। लेकिन जब गौर परिवारवादी सरकार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से बाहर सोचते भी नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। जब गौर परिवारवादी सत्ता में थे तो सड़क वही बनती थी जहां एक परिवार के लोगों का हित होता था, बिजली वहीं आती थी जहां एक परिवार के लोगों का चुनावी हित सधता था, नौकरियां उनको ही मिलती थी जो गौर परिवारवादियों के गुणगान करते थे। लेकिन योगी जी सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश अपना परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश। इसलिए बीते 5 साल में जो काम हुआ, जो विकास हुआ, पूरे यूपी में समान भाव से हुआ, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से हुआ। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादी देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। देश को संविधान देने वाले बाबा साहब आंबेडकर जी भी अगर वो चाहते, उनका तो कद भी बहुत ऊंचा था, नाम भी बड़ा था और समाज में उनके प्रति भक्ति भाव भी अद्भुत था। वे अगर चाहते तो वे भी अपने परिवार की एक पार्टी बना सकते थे और अपना राजनीतिक खेल खेल सकते थे। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने अपने परिवार का नहीं,
हमारे देश के कोटि कोटि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को ही अपना परिवार माना और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि जब कोई पार्टी किसी परिवार के हाथों बंधक बन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है, देश के टैलेंट का होता है। यूपी के लोगों ने तो देखा है कि कैसे पार्टी पर, उसके साधनों संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया गया। परिवारवादी कभी नहीं चाहते कि ज्यादा प्रतिभाशाली लोग खड़े हो और उन्हीं के लिए चुनौती बन जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि परिवारवादी चाहिए कि प्रतिभाशील चाहिए। हमें परिवारवादी नहीं, हमें प्रतिभाशील लोगों को आना है। और हमारे देश में हर घर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। जब ये लोग अपनी पार्टी में युवाओं को आगे नहीं आने देते तो फिर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, परिवारवादी लोग हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गौर परिवारवाद की जो ये मानसिकता आजादी के बाद देश और उत्तर प्रदेश में पनपी, उसने यूपी के युवाओं की ताकत को रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया, अरे बर्बाद कर दिया। इसलिए यूपी का विकास सीमित रहा, विकास धीमा रहा। भाजपा सरकार युवाओं की इसी ताकत को आज देश की ताकत बना रहा है। साथियों, विकास का ये सिलसिला है। विकास के इस सिलसिले को हमें मजबूत बनाना है, मजबूत करना है। यूपी को दंगों और दबंगों से हमें दूर रखना है। दंगे भी नहीं चाहिए, दबंग भी नहीं चाहिए। इसके लिए कमल के फूल पर भारी संख्या में मतदान करना भी आपको तो करना है, मतदान करवाना भी है। हर बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप भारी संख्या में मतदान करवाएंगे। और मैं आज जो प्रथम चरण में अद्भुत भाजपा को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। ये उत्साह बना रहे, इसी विश्वास के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।